जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। पेपर का नाम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 2023-24 का ये क्वेश्चन पेपर है जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स के आपके एग्जाम होने वाले हैं 9 दिसंबर को और 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को आपका ईसीओ 305 का एग्ज़ाम होगा और जो ईसीओ 306 है इसका एग्ज़ाम 11 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। जितने भी बच्चे हैं आप सभी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट रहती है कि ये क्वेश्चन पेपर आगे ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है और शिकायत भी है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं है सर? क्योंकि देखिए आपका ईसीओ 301 और ईसीओ आपका 302 दोनों एग्ज़ाम हुआ। मैंने दोनों क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराया। ठीक है, आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं भेजा। ठीक है, अब सोचिए जो बच्चे फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे अगले साल अगले सेमेस्टर में मैं उनको क्वेश्चन पेपर कहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा जब आप लोग क्वेश्चन पेपर नहीं भेजेंगे। तो जब आप लोग सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे तो आप लोग कहेंगे सर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर दीजिए। मैं कहाँ से दूंगा बताइए? जब आप लोग क्वेश्चन पेपर नहीं सेंड करेंगे तो मैं कहाँ से क्वेश्चन पेपर बच्चों को प्रोवाइड कराऊंगा? तो ये बहुत बड़ी शिकायत है आप लोगों से। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोगों को टेलीग्राम पर नहीं भेजना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज दीजिए जितने भी पेपर हुए हैं ईसीयू 301 ईसीयू 302 और अभी जितना एग्ज़ाम होगा वो सभी आप लोग प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है ताकि आने वाले बच्चों को भी फ़ायदा हो और इन सब का आंसर की भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भेज दीजिएगा ज़रूर, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, इसीलिए देखिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया तो मैं दूसरे विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही लाभदायक होगा। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2023-24 सत्र का। ठीक है, तो 2024-25 सत्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है यह कथन दिया। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरे बुक्स में जितने भी एमसीक्यूज होंगे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चले दूसरा प्रश्न है किस संस्था को नरम ऋण देने वाली संस्था के रूप में जाना जाता है? तो जो आपका आईडीए है, ठीक है, आईडीए को नरम ऋण, ठीक है, नरम ऋण देने वाले यानी जो सॉफ्ट लीडिंग आर्म है इसे जाना जाता है। ठीक है, अच्छा आईडीए का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इसका पूरा नाम होता है और इसको सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में भी जाना जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चले अगला प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है आपका, कौन सा संगठन विकासशील देशों को विकास परियोजनाओं और गरीबी उन्मूलन के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है? तो ये करता है आपका विश्व बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर तीसरे का। ठीक है, चले अगला प्रश्न क्या पूछा गया है ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन को 1995 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये गैट के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है GATT। इसका फुल फॉर्म होता है द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका जो इसकी स्थापना है, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। देखिए पांचवा प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है? बताइए, IBRD है, WTO है, IDA है, फिर या फिर IFC है? बताइए इन चारों में से कौन सी संस्था है जो विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल, देखिए जो WTO है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर पाँचवें का। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। चलें छठा प्रश्न आप लोगों का क्या पूछा गया है।
देखिए राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है WTO, विश्व ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। बी ऑप्शन आपका राइट है 6वें का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चलिए 6वें का बी ऑप्शन आपका राइट है और 5वें का भी। 7वां प्रश्न देख लीजिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय व्यापार समझौता नहीं है? तो इसमें जो आपका WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक क्षेत्रीय व्यापार समझौता नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है 7वें का। ये चारों ऑप्शन में भी मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्या करें, देखिए समय का अभाव है, ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं। चले 3rd ईयर में है। अंकटैड का पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इंग्लिश में याद रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इंग्लिश में कुछ और छाप दिया रहता है और हिंदी में कुछ और रहता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ही आपका पेपर बनाया जाता है और इसे ट्रांसलेट हिंदी में कर दिया जाता है, ठीक है, तो कभी कभी माने जो होता है उसका चेंज हो जाता है। चलिए 9वां प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग का अर्थ है। दक्षिण दक्षिण सहयोग का अर्थ होता है एक विकासशील देश से दूसरे विकासशील देश में संसाधनों का प्रवाह। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 का, ठीक है। चलें 10वां प्रश्न आप लोगों को क्या पूछा गया है, वैश्वीकरण ने नए अवसर प्रदान किए। वैश्वीकरण ने नए यानी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ, ठीक है, वैश्वीकरण ने नए अवसर प्रदान किए हैं। कैसे अवसर प्रदान किए इन्होंने, तो एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार है, उभरती बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ठीक है, सेवाएं प्रदान करना, ये सभी क्या है वैश्वीकरण के नए अवसर प्रदान किए हैं, ठीक है, वैश्वीकरण ने। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 10वें का। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, सरकार ने भारत में निवेश के लिए बाधाएं कब हटाई? तो 1991 में। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। चलिए अगला इसमें प्रश्न है, निर्यात और आयात के बारे में सरकार की नीति कहलाती है। तो देखें निर्यात और आयात के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स इज कॉल्ड, ठीक है, निर्यात और आयात के बारे में सरकार की नीति क्या कहलाती है? तो ये कमर्शियल पॉलिसी कहलाती है, ठीक है, वाणिज्यिक नीति। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। चलिए अगला प्रश्न इसमें देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है आपका, आयातों को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी विच मेथड इज यूज टू कंट्रोल इम्पोर्ट्स, ठीक है, आयातों को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए, सेल्स टैक्स का यानी बिक्री विधि का, आयकर का, हिनार्थ प्रबंधन का, या फिर कोटा प्रणाली का? तो बिल्कुल देखें, जो कोटा सिस्टम है, कोटा प्रणाली है, इसका आयातों को नियंत्रित करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। और इसमें एक और लगाया जाता है कस्टम ड्यूटीज़ यानी सीमा शुल्क, ठीक है, दोनों लगाया जाता है, लेकिन कोटा प्रणाली इसमें दिया है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है आपका, प्रशुल्क का मुख्य प्रभाव है। प्रशुल्क का मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो रेवेन्यू इफेक्ट होता है, राजस्व प्रभाव, ठीक है, प्रोटेक्शन आपका इफेक्ट होता है यानी संरक्षण प्रभाव, और कंसप्शन इफेक्ट भी होता है यानी उपभोग प्रभाव। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, विनिमय दर है। विनिमय दर क्या है? तो विनिमय दर वह दर होती है, ठीक है, वह दर जिस पर एक मुद्रा को दूसरी दर पर मुद्रा से बदला जा सके, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है आप लोगों का, क्रय शक्ति समता सिद्धांत संबंधित है गस्टन कैसल से, हाइबरलर से, जेएस मिल द्वारा दिया गया, या फिर मार्शल से? बताइए, क्रय शक्ति समता सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया है पर्सिंग पावर पेरिटी थ्योरी, ठीक है, इज एसोसिएटेड विथ, किससे संबंधित है ये? बिल्कुल देखें गस्टव कैसल से संबंधित है। ये ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 16 का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 2007-8 का वित्तीय संकट निम्नलिखित देश में शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है,
सी ऑप्शन आपका राइट है। देखते होंगे अगर अमेरिका का मार्केट क्रैश होता है तो पूरे विश्व में जितने मार्केट हैं वो सारे क्रैश होने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका का ही है पूरे विश्व में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले अगला प्रश्न क्या है आपका, 2007-8 के वित्तीय संकट के बाद शुरू हुई आर्थिक मंदी की अवधि और बुनियादी भर के कई देशों को प्रभावित करने की अवधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है महान मंदी। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, किसके द्वारा दिया गया भैया? हु गेव द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया है? बिल्कुल देखिए हैक्सर ओलिन ने दिया है। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 19 का। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या है आपका, रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ का नियम निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? मूल्य के श्रम सिद्धांत पर, ठीक है, थ्योरी ऑफ लेबर कॉस्ट पर। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 20 का। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या है, हाइबरलर के, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रश्न में आपको डाउट है, जैसे कोई भी प्रश्न में अगर डाउट रहे तो उसका स्क्रीनशॉट यहीं से ले लीजिए और आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप में आइए, ठीक है, और वहाँ पर ये क्वेश्चन भेज दीजिए, बोलिए सर इस क्वेश्चन का आंसर ये मुझे लग रहा है, इसका डाउट क्लियर करिए। तो एक भी चार्ज नहीं है उसका, एक भी पैसा आपको नहीं देना, सब फ्री में है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में अपना डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अपना डाउट क्लियर करना हो तो स्क्रीनशॉट लेके किसी भी प्रश्न का दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। चले एक भी चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई शुल्क नहीं है उस पर, ठीक है। देखें हैबरलर के अनुसार समता लागत की स्थिति में दोनों देश प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे? आंशिक विशिष्टीकरण, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, प्रश्न नंबर 21 का। चले 22 नंबर प्रश्न कहा किसने कहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की विशिष्ट दशा है? तो ये ओहलिन ने कहा है। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 22 का। चलिए 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रस्ताव वक्र का विचार दिया था, किसने दिया था? तो मार्शल ने। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 23 का। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक सीधी रेखा वाला उत्पादन संभावना वक्र संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? स्थिर लागतों से। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 आप लोगों को क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, पारस्परिक मांग का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया गया है जे.एस. मिल के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 25 का। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, 26 नंबर, किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसका है? शिशु का पालन करो, बालक का संरक्षण करो और वयस्क को स्वतंत्र छोड़ दो, ये स्टेटमेंट किसका है? तो देखें इनमें से कोई नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका वैसे राइट हो सकता है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसमें जे.एस. मिल भी हो सकते हैं, ठीक है। अपना राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा प्रश्न नंबर 26 को लेकर के। चले 27 नंबर प्रश्न है आपका, एक साधनात्मक व्यापार शर्त का प्रतिपादन किसने किया है? बताने का प्रयास करेंगे किसने किया है। बिल्कुल जैकब वाइनर ने किया है। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 27 का। चलिए इसमें 28 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, वर्तमान में विनिमय दर का निर्धारण होता है, कैसे होता है? तो विदेशी विनिमय बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, किसी देश में आयात निर्यात के अंतर को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो व्यापार संतुलन कहा जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, भुगतान संतुलन की असाम्यता को दूर करने के लिए कौन सा उपाय निम्न में से अपनाया जाता है? तो अवमूल्यन अपनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, डिवैल्यूएशन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या है, प्रतिकूल व्यापार शर्तें भुगतान संतुलन में किस प्रकार का असाम्य उत्पन्न करती हैं? तो ये चक्री असाम्य उत्पन्न करती हैं, ठीक है, साइकिल। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
चलिए प्रश्न नंबर आपका 32 है, निम्न में से क्या संरक्षण का प्रकार यानी तरीका नहीं है? संरक्षण का तरीका क्या नहीं है प्रोटेक्शन का? तो बिल्कुल देखें, उत्पादन पर शुल्क में वृद्धि, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इंक्रीज इन टैक्स ऑन प्रोडक्शन, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 क्या है? यूरो डॉलर बाजार से आशय है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार है। ठीक है, एन इंटरनेशनल मनी मार्केट, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। चलिए प्रश्न नंबर 34 आपका क्या पूछा गया है? फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की स्थापना कब हुई? देखें, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 29 दिसंबर को। कब हुई थी? 29 दिसंबर। ठीक है, 29 दिसंबर 1999 को फेमा की स्थापना हुई थी, लेकिन इसको पारित किया गया था 1 जून सन 2000 को। ठीक है, तो देखिए स्थापना होना और पारित होना दोनों अलग अलग डेट होते हैं, ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो देखें लेकिन 29 दिसंबर आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, भले से आपका स्थापना वर्ष पूछा है, पारित होना वर्ष नहीं पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 35 है, भुगतान संतुलन सदैव होता है, तो जो भुगतान संतुलन होता है यह सदैव संतुलित होता है, बैलेंसड। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रशुल्क अवसरों नहीं है? ठीक है, तो बताने का प्रयास करेंगे कौन सा नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन टैरिफ बैरियर, कौन सा नहीं है? बिल्कुल इनपुट ड्यूटी नहीं है। ठीक है, आयात कर नहीं होता है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 36 का। अगला प्रश्न देखिएगा, 37 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का वैकल्पिक नाम है? ठीक है, विश्व बैंक का अल्टरनेटिव नाम क्या है बताने का प्रयास करेंगे। IBRD, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। ठीक है, IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जाता है, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर आपका 38 पूछा गया है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं दिसंबर 1985 में हुई थी, लेकिन दिसंबर में किस डेट को? तो 8 दिसंबर को। कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चले 39 नंबर प्रश्न क्या है? प्रारंभिक तौर पर ब्रिक्स में कितने देश थे? तो देखिए, प्रारंभ जब शुरुआत इसकी हुई थी तो इसमें 4 देश थे। ठीक है, कौन कौन से थे? ये ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना थे। ठीक है, लेकिन जब 2010 में साउथ अफ्रीका आया तो इसे ब्रिक्स नाम दे दिया गया और इसमें 5 देश हो गए, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया नहीं है, 5 दिया है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर नॉन ऑफ दिस रहता है इसमें तो यानी इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, लेकिन 5 दिया है तो 5 आपका राइट होगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो ब्रिक्स शब्द की उत्पत्ति है वो गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने की थी। ठीक है, उन्होंने साल 2001 में बताया कि ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की आर्थिक क्षमता इतनी मजबूत है कि ये 2050 तक दुनिया की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्था में से एक बन सकते हैं, और उसी राह पे निकले भी हैं। देखिए पुतिन क्या है कि ब्रिक्स की एक करेंसी बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी 20 जनवरी को आएंगे, उससे पहले ही वो धमका रहे हैं कि भैया आप लोग ब्रिक्स का अगर करेंसी बनाएंगे तो मैं आपका 100% टैरिफ लगा दूंगा आपके जितने भी ट्रेड होते हैं अमेरिका से। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अगर ब्रिक्स ने अपना करेंसी बना लिया तो डॉलर 0/लूल हो जाएगा। ठीक है, यानी धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 40 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान में सदस्य संख्या है, तो वर्तमान में इसमें 190 देश हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। चलिए अगला प्रश्न इसमें क्या है? 41 नंबर, WTO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। चलिए भैया बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल देखें, इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी को हुई थी। पहले आप डेट याद कर लीजिए। ठीक है, 1 जनवरी 1995 1995, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 42 क्या है? SDR का निर्गमन कौन सी संस्था करती है? तो ये IMF करती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 42 का। चले प्रश्न नंबर 43 क्या है? विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। विश्व बैंक, ठीक है,
वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? बिल्कुल वाशिंगटन डीसी में, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है आपका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना का उद्देश्य था, तो अवमूल्यन को रोकना। ठीक है, पुनर्मूल्यन को रोकना। ठीक है, चेक रिवॉल्यूशन और चेक डिवॉल्यूशन। ठीक है, और क्या है इसमें? सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की समस्याओं का समाधान, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखिएगा क्या है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम है, तो इसका परिणाम क्या है? तो IBRD और IMF है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 46 है आपका, व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत किसने दिया था? बताइए किसने दिया था भैया? सभी लोग बताइए। हु प्रोपाउंडेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ ट्रेड, किसने दिया था? बिल्कुल हैबर्लर ने, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए आपके जो पुस्तक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इससे जो बुक है इसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा। ठीक है, शाम को वो क्लास आ जाएगी। भारत की वर्तमान विदेशी व्यापार नीति की विशेषता क्या है? तो फ्री ट्रेड पॉलिसी है। ठीक है, स्वतंत्र व्यापार नीति है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, हमारा देश किसी और देश से क्या करता है? तेल खरीदता है, जैसे जिस पर अमेरिका ने सेक्शन लगाया है। ठीक है, तो अमेरिका ने जिस पर प्रतिबंध लगाया है उससे अगर हमारा देश कोई सामान कोई वस्तु खरीदता है तो अमेरिका वाले मना करते हैं, लेकिन जयशंकर साहब क्या करते हैं कि उन्हें एकदम कहते हैं भैया जाओ तुम जैसी मर्जी वो करो, हम खरीदेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से वो इन चीज़ों को, फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही अच्छे तरीके से अपना रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये स्वतंत्र व्यापार नीति हमारे देश की, बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 47 का। प्रश्न नंबर आपका 48 पूछा गया है, इसमें ध्यान रखेंगे। 48 नंबर प्रश्न है, जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 48 का। चले अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। देखें, एक खुली अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो GNP इक्वल टू C+I+G+X-M। इसका मतलब क्या है सर? तो देखें जो यहाँ पर C है, ठीक है, GNP इक्वल टू जो C है इसमें वो उपभोग व्यय है, और जो आपका I है वो निवेश व्यय है, और जो आपका इसमें G है ये सरकारी व्यय है, और X आपका निर्यात है, और जो M है ये क्या है आपका आयात है। ठीक है, M आयात है, ध्यान रखेंगे, निर्यात आयात। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, ए ऑप्शन आपका राइट है, इसमें ध्यान रखिएगा। चलें अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। 50 नंबर प्रश्न है, साधन संपन्नता की अवधारणा किसने दी? यानी फैक्टर इंडोमेंट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, किसने दिया भैया? बताइए, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल ओहलिन के द्वारा, ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 50 का। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। होजिंग का आशय है, होजिंग का आशय होता है विदेशी विनिमय जोखिम को कवर करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 51 का। प्रश्न नंबर 52 है आपका, निम्नलिखित में से कौन व्यापार से संबंधित नहीं है? तो देखें इसमें जो आपका सेबी है ये आपके बाजार से संबंधित नहीं है। ठीक है, व्यापार से संबंध नहीं है ये, सॉरी, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 52 का। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है इसमें आपका, भारत ने वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक व्यापार, भारत ने व्यापार, ठीक है, भारत ने वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक व्यापार किसने किया, नहीं किसने किया, नहीं किससे किया, ऐसे होना चाहिए था। तो USA अमेरिका से सबसे ज़्यादा व्यापार किया है, सी ऑप्शन राइट है, और प्रेजेंट टाइम में भी अमेरिका से ही सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 54 है आपका, विशेष आहरण अधिकार पेपर गोल्ड किससे संबंधित है? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है, 54 का ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 55 क्या है? कैनेडी सम्मेलन संबंधित है, कैनेडी सम्मेलन किससे संबंधित है? तो गैट से संबंधित है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका 56 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कौन सा है? तो देशों के बीच जो व्यापार होता है, ठीक है, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, ये ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 57 है,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है, यह किसका कथन है? तो ये जो स्टेटमेंट है यह ओहलिन का स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 57 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 58 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने किया है? डेविड रिकार्डो ने। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 58 का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन इंटरनेशनल ट्रेड वाज प्रोपाउंडेड बाय डेविड रिकार्डो। प्रश्न नंबर 59 है आपका, व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत किसने दिया है? तो इसको देने वाले हैं हाइवर्लर महोदय। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 59 का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ ट्रेड। चले प्रश्न नंबर 60 है आपका, उपयोगिता के आधार पर व्यापार की शर्त की विवेचना निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की है? तो ये जैकब वाइनर की है। बी ऑप्शन आपका राइट है 60 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रश्न नंबर 61 है, पारस्परिक मांग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जे.एस. मिल ने किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 61 का। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बिना किसी सरकारी प्रतिबंध या टैरिफ के माल के निर्यात और आयात की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मुक्त व्यापार कहा जाता है। ठीक है, फ्री ट्रेड कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए क्वेश्चन पेपर ऐसा मत सोचिएगा कि इतने लोग देख रहे हैं तो कोई ना कोई भेज देगा। देखिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि ज़रूर आप में से सभी लोगों में से कम 2-3 लोग तो भेज ही दीजिएगा, क्योंकि देखें कम से कम इसमें से 4-5 हज़ार बच्चे देख रहे होंगे, लेकिन यही सोच रहे होंगे कोई ना कोई भेज देगा। ऐसा नहीं है। देखिए ये आपकी जो आप देख रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग ग्रुप में आइए देखिएगा, अगर सेंड किया है कोई तो मत भेजिएगा, नहीं तो आप लोग ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जितने भी है आंसर की भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और जो बच्चे आने वाले हैं 5th सेमेस्टर में उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलें, ताकि वो भी आप लोगों का नाम करे कि हमारे सीनियर लोगों ने अच्छा काम किया है। देखिए आप लोग 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो 6 सेमेस्टर के बच्चे भी आपके इकोनॉमिक्स के पेपर भेजे थे, तो आप लोग भी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी अपने जो जूनियर हैं आपसे उनकी सहायता करें। ठीक है, चलें 63 नंबर प्रश्न आपका, एडम स्मिथ ने सॉरी एडम स्मिथ ने समर्थन किया है, किसका समर्थन किया है? तो फ्री ट्रेड अमंग नेशंस। ठीक है, राष्ट्र के बीच मुक्त व्यापार का। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है इसमें आपका, संरक्षण के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क गैर आर्थिक तर्क नहीं है? तो इसमें जो भुगतान संतुलन तर्क है ये आपका नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बैलेंस्ड ऑफ पेमेंट एग्रीमेंट। चलिए प्रश्न नंबर आपका 65 है, संरक्षण के संबंध में देश का पैसा देश में तर्क किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया है आपका अब्राहम लिंकन के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। और यही जो अभी जो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने भी यही नीति अपनाई, देश का पैसा देश में ही रहे। यानी जैसे अमेरिका कह रहा था कि जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं वो अपने देश में ही बनाएंगे। ठीक है, तो वहाँ की जनता ने बहुत ही भरोसा किया है, और वहाँ की जो वहाँ की आपकी जो ट्रेड चल रहा है वो बहुत ही ऊपर चल रहा है। ठीक है, बहुत ही भयानक चल रहा है, बबल बन रहा है, जान लीजिए बहुत ही नुकसान होगा। सीमा शुल्क संघ यानी कस्टम यूनियन का सिद्धांत संबंधित है, ये आपका जैकब वाइनर से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 66 का। प्रश्न नंबर 67 क्या है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? देखिए जो आपका चीन है, रूस हैं और दक्षिण अफ्रीका हैं, ये ब्रिक्स के सदस्य हैं। जापान आपका नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। सऊदी अरब में भी सऊदी अरब को भी लाइन में लगा लिया गया है। ठीक है, जल्दी वो भी आपका ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा। आने वाले समय में 2050 तक देखिएगा ब्रिक्स बहुत ही मजबूत हो जाएगा। 50वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका हुआ था जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जब तक मोदी जी रहेंगे देखिएगा ब्रिक्स 2050 तक बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए व्यापार संतुलन की ऐसा नहीं है कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ तो कुछ बच्चे हेट करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए जो सही है वो सही है। ठीक है, चलें, व्यापार संतुलन की तुलना में भुगतान संतुलन एक, आपको खाली स्थान भरना, एक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? बॉर्डर यानी व्यापक, समान यानी सिमिलर, या फिर नैरोअर यानी संकीर्ण। कैसा है बताइए? व्यापार संतुलन की तुलना में भुगतान संतुलन एक
ठीक है, व्यापक अवधारणा है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 70 का। चलिए प्रश्न नंबर 69 क्या है? एक देश और शेष विश्व के बीच सभी आर्थिक लेन देन एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। कैसा रिकॉर्ड है? तो ये एक भुगतान संतुलन है। ठीक है, बैलेंसड ऑफ पेमेंट है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 69 का। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा 70 नंबर प्रश्न पहले आ गया है। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ गलतियाँ हो गई हों। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी हमारा राइट आंसर है। ध्यान रखेंगे 70 का ए और 69 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 71 है, भुगतान संतुलन खाते के घटक हैं। पूंजी खाते के घटक हैं, कैपिटल अकाउंट के और आपके करंट अकाउंट के भी, यानी चालू खाते के। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 72 नंबर, भुगतान संतुलन घाटे को इसके द्वारा दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा भैया? तो मुद्रा का अवमूल्यन से, निर्यात प्रोत्साहन से और आयात प्रतिस्थापन से, इन सभी से। डी ऑप्शन आपका राइट है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन और डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी। प्रश्न नंबर 73 क्या है? अवमूल्यन का अर्थ है, डिवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब है घरेलू मुद्रा का मूल्य की दूसरी मुद्रा में कम करना। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 73 का। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 74 आप लोगों को पूछा गया है, हेक्सर ओहलिन व्यापार सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण है? तो ये कारक उपलब्धता में अंतर है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, यानी डिफरेंसेस इन फैक्टर अवेलेबिलिटी। ये ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 75 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत जो यह प्रावधान करता है कि पूंजी प्रधान देश को श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए और पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना चाहिए, उसे कहा जाता है। तो उसे आपका लियोन्टिफ विरोधाभास कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 75 का। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपसे जो मैंने वादा किया है वो उसको ज़रूर पूरा करूँगा। ठीक है, आपसे जो मैंने वादा लिया है उसे भी पूरा करिए। क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा, आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।